डॉक्टर साहब आपकी तरफ ही सवाल लेके आना चाहती हूँ। थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा आपकी इसके ऊपर क्या राय है। टीटीपी को लेके उनकी सोच के ऊपर ही 3 बार वोट मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अवाम ने उनको तीसरी बार मुंतखब किया है, जो खैबर पख्तूनख्वा में पहले कभी किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ। खान साहब की तरफ से इस क्लैरिटी आना आपके ख्याल में कितना ज़रूरी है? क्या ये एक्सपेक्टेशन जायज़ भी है, दुरुस्त भी है? क्या इस बदली हुई रियासत की सोच में आगे बढ़ने का कोई हल नहीं है इसके अलावा? देखिए अलीना, बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि रियासत के बारे में हम बात करते हैं कि रियासत की सोच बदली है। मैं समझता हूँ रियासत तो पिछले 2 दहाइयों से अलकायदा के खिलाफ भी लड़ रही है, हर वो दहशतगर्द की जमात के खिलाफ लड़ रही है जो वेपन्स उठाती है, जो रियासत की रिट को चैलेंज करती है। तो रियासत की सोच में तो कोई तब्दीली इस सेंस में नहीं है कि दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना ही लड़ना है। वो समझते हैं लड़ना है, वो पहले भी लड़ रहे थे, वो 2009 में भी लड़ रहे थे, 2025 में भी वो लड़ रहे हैं। तो ये सोच कि जी रियासत की सोच बदल गई है, मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी नीड्स होती हैं, जहाँ पे पाकिस्तान की रिट को कोई चैलेंज करता है, भले वो टीटीपी पाकिस्तान में हो, वो अलकायदा हो, भले वो अफगान तालिबान हो, रियासत हमेशा पाकिस्तान के इंटरेस्ट में एक्ट करती है, पहली बात। दूसरी बात मैं बड़ी अहम बताना चाहता हूँ। देखिए पाकिस्तान के अंदर सबसे मुश्किल काम था अपनी सोच को बदलना और रियासत के साथ खड़े होना मजहबी सियासी जमातों का। आप देखिए जो जमात इस्लामी और JUIF के किरदार को देखें, मैंने अपनी PhD पॉलिटिकल इस्लाम पे की और मैंने जमात इस्लामी और JUIF के लोगों के इंटरव्यूज किए और उन्होंने मुझे अपने इंटरव्यूज में ये बताया कि जब उन्होंने इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन बंद की तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा हमले हुए। आप देखें माजी में जमात इस्लामी की लीडरशिप पे काजी हुसैन अहमद पे भी सुइसाइड हमले हुए थे। आप देखें मौलाना फजलुर रहमान और उनकी तमाम लीडरशिप पे हमले हुए और वो इसलिए हुए थे कि ये आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन बंद की गई थी और पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातों ने कहा कि हम रियासत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ और हम मुल्क के निज़ाम के साथ खड़े हैं। हम ये तकफीरी सोच रखने वाले हैं इनके साथ नहीं खड़े। तो मैं समझता हूँ सबसे मुश्किल जो चीज़ थी वो मजहबी सियासी जमातों ने जो अपनी अप्रोच चेंज की और अपने रैंक एंड फाइल के अंदर लोगों को बताया कि ये दहशतगर्द है, ये स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहे हैं और हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट के साथ खड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था कि उसामा बिन लादेन शहीद है। आप देखिए शाह महमूद कुरैशी ने टोलो न्यूज को अफगानिस्तान के जब जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा तो उन्होंने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपकी अफवाज, आपकी मजहबी जमातें, आपकी सेंटर राइट की पार्टी, सेंटर लेफ्ट की पार्टी तो बिल्कुल क्लैरिटी रखते हैं, ये क्यों क्लैरिटी नहीं रखते? ये बड़ा एक सेंट्रल क्वेश्चन है। देखें आपने दुनिया को ये पता है कि आपकी अलकायदा के खिलाफ जंग है, दुनिया कह रही है आपकी इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग है और फिर आप ये कह दें कि जनाब उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद है क्योंकि आपका एक राइट विंग दाएं बाजू का कंजर्वेटिव वोटर बेस है और ये एक पॉपुलर नैरेटिव होगा मुल्क के अंदर। तो आप इमेजिन करें कि वो जो फिर जिन हजारों लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जाने दी हैं और ये जो 25 साल की पाकिस्तान की स्ट्रगल है अगेंस्ट वॉर इन टेररिज्म, ये क्या स्ट्रगल है जब पाकिस्तान की एक मेन पॉपुलर पार्टी जो है वो ये नैरेटिव लेके आती है। और लार्जली मुझे लगता है ये है कि ये सोच जो है इसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को कैमोफ्लेज करते हैं बहुत सारी चीजों में। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग उनके जलसों के अंदर पीछे लिखा होता था या का नाबोदो वैया का नस्ताइन और आगे अबरारुल हक के डांस और गाने भी चल रहे होते थे और पॉलिटिकल नैरेटिव भी होते थे। तो वो समझते हैं कि मुझे हर तरह के बंदे को, हर तरह की पॉलिटिकल पार्टी को, हर तरह के सोच रखने वाले को अप्रोच करना है। तो वो इस्लामिक हिस्ट्री की बातें भी बताते थे, वो ब्रिटिश डेमोक्रेसी की बातें भी बताते थे, वो मजहबी बातें भी करते थे और वो अपनी अवाइल उम्री की भी कहानियां सुनाते थे और आज के दौर में जो ट्रांजिशन और जो उनकी आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो भी सुनाते हैं। तो जारी बात है अगर 30-40 सालों में एक शख्स की इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन जिंदगी के अंदर हुई हो तो वो खुद भी बहुत सारी जगहों पे कंफ्यूज होंगे, वो रियासत को भी कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, वो अवाम को भी कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि ये जो अभी सोच है, ये देखें आपको याद होगा मुनव्वर हसन साहब जो जमात इस्लामी के
जो एक होते थे, अमीर होते थे, उन्होंने ये एक दफा ये स्टेटमेंट जारी की थी कि जी अगर कोई टीटीपी से लड़ रहा है पाकिस्तान का फौजी तो हम उसको शहीद नहीं कहेंगे। उसके ऊपर बड़ी लेन देन हुई और दोबारा जमाते इस्लामी ने कभी उनको अमीर भी नहीं अपॉइंट किया और वो 5 साल के लिए मेरा ख्याल है रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी मजहबी सियासी जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे इसके ऊपर एक फॉलो अप सवाल भी है, लेकिन इससे पहले मुझे 2 बातें क्लियर कर दीजिएगा। एक तो क्या आप समझते हैं वे फॉरवर्ड इसका ये है कि खान साहब की तरफ से टीटीपी से मुतल्लिक क्लैरिटी आए, या फिर आप समझते हैं उसके बगैर भी कोई और सलूशन है? देखिए, पाकिस्तान जो है उसने तो आगे जाना ही जाना है, तो खान साहब को और उनकी पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि आपने नेशनल एक्शन प्लान में किस चीज के ऊपर एग्री किया था। आपके जो फौजी हैं वो किस चीज की जान दे रहे हैं, आपके जो लोग खड़े हैं, पुलिस खड़ी है दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है। वो मैं आपसे करती हूँ। गॉट इट डॉक्टर साहब गॉट इट। फखर दुरानी साहब पहले कुछ ऐड करना चाह रहे थे, उनका पॉइंट ले लेते, फिर मैं दूसरा सवाल करती हूँ। जी फखर साहब। बिल्कुल, ये जो आप सवाल कर रही थी ना कि क्या अब कोई सोल्यूशन इमरान खान के बगैर है या नहीं है, कल की अगर वही मैं दोबारा रेफरेंस दूंगा, जो डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि वो PTI और जो सूबाई हुकूमत है वो मुत्तफिक होती है या नहीं होती। इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस हैं वो तो ऑलरेडी हो रहे हैं और होते रहेंगे। और सिर्फ यही नहीं, मेरा ख्याल है कि उसके साथ साथ जो एक और मैसेज दिया गया वो अफ़गानिस्तान के जो तालिबान के हवाले से उनको भी क्लियर एक मैसेज दिया गया है। ख़ास तौर पे जो पॉइंट आउट किया गया है कि ये जो हुकूमत है ये इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि जो तालिबान है वो 42% जो पख्तून आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग 58% हैं अफ़गानिस्तान के अंदर वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये एक मैसेज सिर्फ ये PTI के लिए नहीं बल्कि उसके साथ साथ जो अफ़गान तालिबान है जो कि रेफ्यूज फराम कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर इन TTP को, उनको भी मैसेज किया है। तो ये वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि जो स्टेट की पॉलिसी है वो आगे क्या उसके ऊपर कोई अमल दरामद होने जा रहा है या होगा, तो ये वाज़े हो चुका है इस हवाले से। अच्छा डॉक्टर चीमा साहब, ये थोड़ा सा बताइए, आपने कहा कि ये कहना गलत है कि रियासत की पॉलिसी बदली है। क्या इसको ये समझें कि पहले कन्फ्यूजन तो थोड़ी थी, जहाँ पर ये कहा जाता था इतने सालों तक कि गुड तालिबान, बैड तालिबान, फिर हमने चाय की प्यालियाँ पीते हुए भी लोगों को देखा बड़े आला ओहदों के ऊपर अफ़गानिस्तान जाकर। ऐसी क्लैरिटी जो अब है वो नहीं थी पहले, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे या फिर इसकी तर्जुमानी हम कैसे करें जब हम बात करते हैं? तो देखिए, अफगानिस्तान के अंदर जिन लोगों ने जाके चाय की प्याली पी, आप उनके कंडक्ट को या उस वक्त फौरन पहुंच जाने को गलत जरूर कह सकते हैं, लेकिन इस चीज को भी समझना होगा कि वहां पे जो नया पॉलिटिकल अपरेटस आया, क्या आपने उसके साथ इंगेज करना है कि नहीं करना। अगर भारत जैसा मुल्क जिसने कभी तालिबान के साथ इंगेज नहीं किया, उन्होंने किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सवाल हमारा अफगानिस्तान में, देखिए हम तो हमेशा तालिबान के साथ डायलॉग की बात करते रहे, हमने तो कन्विंस किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को तालिबान से बात करें, दुनिया ने तालिबान से बात की और हमने जिस हद तक फैसिलिटेट कर सकते थे फैसिलिटेट किया। सवाल ये पैदा होता है कि अफगान तालिबान क्या दहशतगर्द जमातों को अलाउ करेंगे कि वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे। सो हमारा प्रॉब्लम अफगान तालिबान से ये है, वहां पे इंटरनल क्या तब्दीली आई, वहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या नाकाम हुई, कामयाब हुई, अफगानिस्तान के लोगों ने रेजिस्टेंस क्यों शो ना की, अफगान नेशनल आर्मी क्यों अमेरिका इत्तेहादी फौजों की सपोर्ट के बावजूद तालिबान के, वो एक उनका इंटरनल प्रॉब्लम है। हमारा मसला ये है कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी, वो भले अशरफ गनी करते हैं या तालिबान अफगान तालिबान करे, लिए हमारे लिए तो बराबर है। तो मैं समझता हूँ हमारी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर मुझे जो नजर आता है वो क्लैरिटी ये है कि हमने हर उस ग्रुप के खिलाफ एक्शन लेना है जो पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करेगी, जो क्योंकि मोनोपोली ओवर वायलेंस जो है वो स्टेट के पास है। तो जो बंदूक उठाएगा वो भले एथनिक मिलिटेंसी है, वो भले रिलीजियस मिलिटेंसी है, हम तो हर एक के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि रियासत की कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि हम ये कहते रहते हैं कि जी रियासत की पॉलिसी चेंज होगी। देखिए हमारी 40-50 साल अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी क्यों बदली है, इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो ये आप कहते रहे गुड तालिबान बैड तालिबान, आपने हमेशा देखे इतना, जब आपको पता हो कि अफगान नेशनल आर्मी लड़ नहीं सकती, वहां पे लोकल लोग उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे, गोश्त फौजी से। लेकिन फिर आप भी कह रहे हैं ना कि बदली है, वजूहात अलग हैं, वजूहात आपसे रूट ली, लेकिन कहीं ना कहीं बदली है, इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा हमें। पॉलिसीज बदल
ہم سارا افغانستان کی سچویشن کو کنٹرول نہیں کرتے. وہاں پہ جیسے جیسے سچویشن بدلے گی پاکستان کو بھی اپنی پالیسی بدلنی پڑے گی. ہم اسٹیٹک نہیں رہ سکتے. ہمیں جو سچویشن بنتی ہے اس میں اپنے آپ کو اپنے انٹرسٹ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. دیکھیں ہمارے لیے ریاست کے لیے اس کا نیشنل انٹرسٹ امپورٹنٹ ہے اور وہ ہم اپنے انٹرسٹ کو ٹیک کیئر کریں گے. آج اگر وہاں پہ دہشت گرد بیٹھے ہیں اور دہشت گردوں کی پشت پناہی ہوگی تو ہم ان کو اسی اینگل سے جلدی سے بتا دیجیے گا ڈاکٹر صاحب مجھے جلدی سے یہ بتا دیجیے ٹو کنکلوڈ اٹ آل, پاکستان تحریک انصاف کو کیا اس سے متعلق کوئی بریف کیا گیا یا ان کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی گئی نئی پالیسی سے متعلق یا جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس سے متعلق, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا جانا چاہیے تو حالات بہتر ہوں گے؟ دیکھیں 90,000 لوگوں نے جانے دی ہیں تو میرا خیال ہے 25 سال بعد یا 22 سال بعد ہمیں اپنے لوگوں کو اپ گریڈ کرنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد جو پلان بنا تھا وہ کیا ہے. ہر روز کے پی کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو ابھی بھی کیا ان کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سوال صرف اتنا ہے, میں آخری بات کر دوں, سوال صرف اتنا ہے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ کو ٹیک کیئر کیا جائے تو لہٰذا یہ اس کو, جیسے ابھی عمر صاحب بات کر رہے تھے, یہ بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو فوج کو کیونکہ نیشنل سیکورٹی نیڈز ہے, ریاست کو وہ نیڈز ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ ریاست کی نیڈ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا اس مسئلے کو حل کر دو, ہم آپ کے ساتھ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے. آئیڈیالوجیکلی تو وہ زیادہ کنفیوز پہلے ہی ہیں اور وہ مزید لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. میں نے تو کہا کہ پاکستان کی مسجد سیاسی جماعتیں. عمر صاحب یا فخر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس کے اندر؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں خاص طور کے اوپر یہ ایک جو عمر چیمہ صاحب نے بھی بات کی, قمر چیمہ صاحب نے بھی, کہ یہ ایک پولیٹیکل جو چپ کے طور کے اوپر ان کو وہ کر رہے ہیں, بارگیننگ چپ کے طور کے اوپر, اور الٹیمیٹلی ان کو وہ آن بورڈ ہونا پڑے گا خاص طور کے اوپر جو ملٹری آپریشنز کا اگر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ٹینا میں نے بھی ایڈ کرنا ہے کچھ. میرا خیال ہے یہ بہت ایک اہم بات ہے جس پہ میں ڈاکٹر چیمہ سے اگری نہیں کرتی جب وہ کہتے ہیں کہ ریاست کی پالیسی جو ہے اس میں تبدیلی نہیں آئی. میری نظر میں اگر آپ دیکھیں ہمارا ماضی تو جو عمران خان کی پالیسی میں کنفیوژن تھی اسی طرح کی کنفیوژن ہمیں ریاست کی پالیسی میں بھی نظر آتی تھی, اور اس کو میرا خیال ہے اب اسٹیبلشمنٹ میں بھی ریاست میں بھی اس کی اکنالجمنٹ ہے. تو اگر ہم اس کو ڈینائی کریں گے تو پھر آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا. صرف قصوروار اگر پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کو ٹھہرائیں گے تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہو جائے گی. یہ میرا خیال ہے بہتر ہے, پاکستان کو ایک اچھی لائٹ میں پورٹرے کرتا ہے کہ جو ماضی کی کنفیوژن تھی جو ریاست کی طرف سے بھی آتی تھی اس کو اکنالج کیا گیا اور اس کو درست کیا گیا. لیکن اس وقت ایگزیکٹلی اور اس وقت یہ دکھاتا ہے کہ ایک ریاست میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے اور آگے بڑھے. لیکن علینا ایک بات ہے کہ ڈرانے دھمکانے سے میرا خیال ہے اس وقت چیزیں مزید مطلب خراب ہو سکتی ہیں. آپ کو اکنالج تو کرنا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی میں, اب ان کو آن بورڈ لیے ہوئے مشکل ہو جائے گا وہاں پہ اگر آپ نے کوئی زیادہ لارج اسکیل آپریشن کرنا ہوگا. تو تھوڑا شاید ٹون میں تبدیلی کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ یہ مطلب میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی بہت ارسپانسبلی ایکٹ کر رہی ہے, اور جو ان کے اسپوکس پرسن کا بیان تھا بہت اس نے مجھے پریشان کیا ہے کہ ابھی بھی وہ آ کے یہ بات کر سکتے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ ریاست کا کام بھی آسان نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بغیر اس جنگ کو لڑیں. سو یہ بہت ٹرکی سچویشن ہے. ڈرانے دھمکانے دھمکیاں دینے کے بغیر ابھی بھی انفارچونیٹلی مذاکرات کی ہی ضرورت ہے, اور کیونکہ پی ٹی آئی کے بغیر میں بھی سمجھنا چاہوں گی آپ کس طرح اس جنگ کو پوری طرح سے لڑ سکیں گے.